हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं और वो है वाटर रिलेशंस। वाटर रिलेशंस जो है ये आपके फिजियोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। बिना पानी के हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो पानी जो है वो उसकी उपस्थिति होती है 90 to 95% इन ईच सेल। और जो मिनरल्स होते हैं मिट्टी में वो पानी में ही घुलित अवस्था में डिज़ोल्व कंडीशन में ही रूट हेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और फिर डिफरेंट प्लांट पार्ट में पहुंचते हैं। और पानी जो है वो सेल की टर्जिडिटी को, इसको आशून्यता कहते हैं, उसको मेंटेन रखता है। और प्रोटोप्लाज्म का चीफ कंस्टिट्यूएंट हो गया वाटर। तो वाटर से रिलेटेड हमें थोड़ी सी आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में। पानी 3 अवस्थाओं में पाया जाता है प्रकृति में। ये है सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम लोग सभी जानते हैं पानी के बारे में। पानी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव आपने सुना होगा। पृष्ठ तनाव की वजह से कैपिलरीज में पानी नीचे से ऊपर चढ़ता है और पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण पानी की हर बूंद गोल होती है ना। तो पानी जो बरसता है वो ऐसा नहीं कि लंबी लंबी बूंदें बरस रही हों। तो फिर ये चीज़ें आपको मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दे रही हूँ। अब आपने 2 शब्द जरूर सुने होंगे, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है कोहिजन, है ना। तो आसंसजन और ससंसजन हिंदी में बोलते हैं। एडिशन का मतलब होता है अट्रैक्शन बिटवीन 2 डिसिमिलर मॉलिक्यूल। 2 अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन को बोलते हैं एडिशन। इसका उदाहरण है जब हम पेपर पर गोंद से कोई चीज़ चिपकाते हैं तो गोंद और पेपर के बीच में एडिशन है, इसलिए वो चीज़ वहाँ चिपक जाती है। दूसरा है कोहिजन। कोहिजन में अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, जो कि होता है पानी के मॉलिक्यूल के बीच में। तो पानी से पानी को काटा जा सकता है क्या तलवार से? आप कितनी भी कोशिश करो पानी को काटा नहीं जा सकता। तो इसी कारण से पानी बड़े बड़े ट्रीज में जड़ से ऊपर तक चला जाता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स में गजब की दोस्ती होती है, ये हाथ ही नहीं छोड़ते एक दूसरे का। तो मॉलिक्यूल H2O 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 आपस में जुड़ते चले जाते हैं, एक वाटर कॉलम बन जाता है प्लांट के अंदर और पानी आसानी से ऊपर पहुंच जाता है। अब वाटर रिलेशन ऑफ प्लांट के अंतर्गत जो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए उस पर आती हूँ मैं। ये जो पानी है, इससे संबंधित पहला जो वर्ड है वो है डिफ्यूज़न। हिंदी में बोलते हैं विसरण। तो देखो, चाहे गैसेस हो, चाहे लिक्विड हो या फिर ठोस हो, इसमें क्या होता है, विलय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर तब तक होती रहती है जब तक संपूर्ण रूप से ना फैल जाए। उसे विसरण कहते हैं। जैसे आपने एक अगरबत्ती जलाई कमरे में, तो उसकी खुशबू जो है वो पूरे रूम में जब तक सेम नहीं हो जाती तब तक वो फैलती रहती है, अणु फैलते रहते हैं, उसको विसरण कहते हैं। तो विसरण गैसेस में भी होता है। अगर आप दूध में पानी मिलाएं तो विसरण द्रवों में भी हो गया। और यदि आप सोने के ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं तो कॉपर और सोने का विसरण हो गया। तो विसरण की प्रक्रिया सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होती है और ये तब तक चलती है जब तक कि वो अणु समान रूप से फैल नहीं जाते। ठीक है। तो विसरण होने के लिए सांद्रता में अंतर जरूरी है। ठीक है। अब गैसों और विलायकों के समान द्रवों में भी विसरण दाब होता है।
तो एक शुद्ध विलायक में अधिकतम विसरण दाब होता है। जो शुद्ध विलायक, विलायक सॉल्वेंट को कहते हैं, है ना। यदि विलेय के कण मिला दें, यदि सॉल्यूट मिला दें तो विसरण दाब कम हो जाता है। तो शुद्ध होना विलायक का, सॉल्वेंट का, पानी का आवश्यक है ना। अब विलयन का विसरण दाब अपने विलायक के विसरण दाब से जितना कम होता है उसको विसरण दाब न्यूनता या जलीय विभव कहते हैं, जल विभव कहते हैं ना। ठीक है, तो जल विभव पे शॉर्ट नोट आता है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और विसरण के कारण पानी जो है वो उसका मूवमेंट का मॉलिक्यूल का होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ये फिजिकल फिनोमिनन है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की एनर्जी, अपनी खुद की एनर्जी यूज़ होती है, फिजिकल फिनोमिनन है ये। और डिफ्यूज़न का रेट जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी, घनत्व पर, टेम्परेचर पर और कंसंट्रेशन, माध्यम के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो डिफ्यूज़न समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं परासरण पर, जो कि कहलाता है ऑस्मोसिस। ये ऑस्मोसिस जो है ये इस पर प्रैक्टिकल में भी आपको करना है एक्सरसाइज, और इस पर बहुत वाइवा आपका लिया जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल की एक्सरसाइज जो खुलती है रिकॉर्ड में उस पर वाइवा होता है। तो ऑस्मोसिस क्या है, परासरण और विसरण में अंतर क्या है, ऐसा एक थ्योरी में क्वेश्चन भी आता है। तो हम अब समझते हैं परासरण। परासरण जो है वो स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न है जहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है। और परासरण केवल सॉल्वेंट, लिक्विड में ही पॉसिबल है, केवल लिक्विड में, है ना। तो लिक्विड में हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जल के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली से गमन करते हैं, है ना। तो ये जो ऑस्मोसिस होता है उसके लिए आपके कोर्स में आएंगे 3 प्रकार के सॉल्यूशन, जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हर कोशिका की सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, अर्धपारगम्य, और इसकी प्रेजेंस में ही ये जो स्पेशल विसरण होता है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का गमन परासरण कहलाता है। समझ में आया। आप सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन सेल में 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है हाइपोटोनिक, दूसरा है हाइपरटोनिक और तीसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक पहले समझ लेते हैं। आइसो का मतलब होता है समान। जब कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर कंसंट्रेशन समान होता है माध्यम का, तब हम उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक का मतलब है कोशिका के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक होने से क्या होता है, पानी बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो प्लाज्मोलिसिस हो जाता है कोशिका के अंदर। प्लाज्मोलिसिस मतलब जीव द्रव्य कुंचन, है ना, इसको भी आपको समझना है। हाइपोटोनिक का मतलब है कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता बाहर की तुलना में कम, है ना। हाइपोटोनिक में क्या होता है, पानी दौड़ दौड़ के कोशिका के अंदर घुसता चला जाता है, और फिर क्या होता है, अगर ज़्यादा पानी चला जाए तो कोशिका फूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशन से सेल की प्लांट की सेल्स लड़ती रहती हैं, और वाटर रिलेशन के इस अंतर्गत हम इन्हीं को समझते हैं। अब ऑस्मोसिस जो है 2 प्रकार का होता है,
एक्सोऑस्मोसिस बाह्य परासरण और एंडोऑस्मोसिस अंतः परासरण। एक्सोऑस्मोसिस का डिमॉन्स्ट्रेशन करना है तो अंगूर लेकर उसको चीनी के घोल में डाल दीजिए, तो क्या होगा, अंगूर पिचक जाएंगे, मतलब प्रदर्शन हो गया एक्सोऑस्मोसिस का। क्योंकि मैंने बताया आपको परासरण में जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, तो अंगूर में पानी बाहर की तुलना में ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर से बाहर आ जाएगा, उसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। अगर एंडोऑस्मोसिस को अपन को दर्शाना है तो आप किशमिश को पानी में डुबो दीजिए। किशमिश में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, वो सूखी हुई है, उसमें पानी नहीं है। पानी में चीनी की मात्रा कम है, तो पानी ज़्यादा है, तो पानी अपने उच्च सांद्रता से किशमिश के अंदर निम्न सांद्रता में घुसेगा और किशमिश फूल कर गोल हो जाएगी। तो ये आपको ऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब हम आते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट, इसको बोलते हैं डीपीडी। जब हायर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन होता है, जब कोशिका में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तब ग्रेटर डिफ्यूज़न प्रेशर होता है। जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है तो लोअर डिफ्यूज़न प्रेशर होता है। और ये जो डिफ्यूज़न के प्रेशर में अंतर है उसी को कहते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। और डिफ्यूज़न के कारण वाटर जो है सॉइल से रूट में जाता है और रूट से फिर अंदर ऊपर प्लांट पार्ट्स में चला जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। ऑस्मोसिस के कारण रूट सेल से लीफ सेल की तरफ पानी का गमन होता है। ऑस्मोसिस के कारण बीजों का अंकुरण होता है। सूखे बीज अगर मिट्टी में पड़े रहेंगे, पानी एंटर नहीं होगा, तो फिर वो अंकुरण नहीं होगा। और ऑस्मोसिस के कारण ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले उसमें क्लास में, वो भी होता है। अब एक चीज़ रह गई, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन होता है अंतः चूषण। इसमें क्या होता है, पानी जो है पौधों के विभिन्न प्लांट पार्ट्स और उसके प्रोडक्ट में अंदर घुसता है, तो इसमें मेम्ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेम्ब्रेन का शामिल होना आवश्यक नहीं है। अगर सूखी लकड़ी हो बारिश के दिनों में, तो आप देखिए दरवाजे जो है ना वो टेढ़े मेढ़े इसीलिए होते हैं क्योंकि वुड जो है वो हवा की नमी को सोख लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं उसको पानी में डालो तो वो फूल जाते हैं। बीजों को अंकुरित करना हो तो हमें सोक करना पड़ता है, जैसे हम मूंग चना अंकुरित करते हैं, एक्सपेरिमेंट के लिए करेंगे हम लोग, आरक्यू निकालेंगे जब, तो बीज पानी में डालने पर फूल जाते हैं। तो ये दैनिक जीवन के हमारे अनुभव हैं और ये अंतः चूषण के कारण होते हैं। पुराने समय में जब चट्टानों को तोड़ना होता था तो बारूद का इस्तेमाल नहीं करते थे। रॉक तोड़ने के लिए बीच बीच में ऐसी वाली लकड़ी फंसा दी जाती थी जो पानी का अवशोषण अच्छे से और ज़्यादा करना पसंद करती है। तो बीच बीच में लकड़ी के गट्ठे या तना बोलेंगे, स्टेम फंसा देते थे और वो पानी डालने से वो फूलते थे और रॉक्स में क्रैक आता था प्रेशर की वजह से, और फिर उसको औजारों की मदद से, जैसे गैंती फावड़ा होता है उसकी मदद से उस रॉक को तोड़ दिया जाता था। तो ये सब वाटर रिलेशन में ये चीज़ें आती हैं। आपको मैं बता दूं शुद्ध जल के लिए जो जल विभव का मान होता है वो हमेशा 0 होता है और वाटर पोटेंशियल जो है उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।